क्योंकि आप लोग क्रैश कोर्स के साथ जुड़े हैं ना, तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। करीब करीब कितने क्वेश्चन आते हैं साइंस से? 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन मान के चलिए कि इतना आता है आपको। 25-30 क्वेश्चन में आपको फिजिक्स का भी रोल रहता है, केमिस्ट्री से भी पूछता है और बायो से पूछता था। इससे पहले जो भी एग्जाम होते थे 2-3 साल पहले, उसमें सब ज़्यादा जो योगदान होता था, किससे योगदान होता था? बायोलॉजी से होता था, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। पिछले 2-3 सालों में ये देखा गया है कि तीनों सब्जेक्ट का क्या कर दिया गया है, मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा मान के चल सकते हैं कि 10-10 या 10-8-8 ऐसा करके हम मान सकते हैं। ओके, तो हम लोग को तीनों सब्जेक्ट पे बराबर तौर पे क्या करना है, देखना है। लेकिन इसमें सबसे जो लंबा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का। दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर एक सब्जेक्ट होता है बायो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को अगर मिला दिया जाए तो उतना लंबा टॉपिक है किसका? बायो का। लेकिन क्रैश कोर्स में हम पहले उन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे या उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिन टॉपिक्स में क्वेश्चन आने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, पहले उस पर फोकस करेंगे। जब हम लोग के पास टाइम बच जाएगा तो उस टाइम को हम लोग फिर वो सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो टॉपिक हम लोग को विशेष तौर पे छोड़ दिए थे। ठीक है, ये कोर्स हो सकता है जितना हम लोग लक्ष्य लेके चले हैं वो लक्ष्य से 10 दिन पहले भी समाप्त हो सकता है, 10 दिन बाद भी समाप्त हो सकता है। तो इसके लिए विशेष मतलब हम लोग ये ध्यान नहीं देना है कि बस हमको टॉपिक्स कवर करना है या सिलेबस कवर करना है। ऐसा टॉपिक्स पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि इससे जो भी क्वेश्चन आए तो उससे हमें छूटना नहीं चाहिए। पहला ये ऐसे पढ़ेंगे। दूसरा, टॉपिक जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक से आपका क्या लिया जाएगा? टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट होगा हैंड रिटन टेस्ट होगा। कहीं से ये ना कि कॉपी पेस्ट किया आ जाइए, कॉपी पेस्ट ही रहेगा कि हाँ भाई चलो 10 क्वेश्चन उससे, 10 क्वेश्चन उससे। हम लोग क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, हैंड रिटन मिलेगा। ठीक है, वो रहेगा। जब तक आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो ही जाएंगे, तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नहीं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग घर पे तो बनाते ही होंगे, नहीं तो यहाँ भी बनाया जाएगा। उसे नया मॉडल क्वेश्चन आएगा, जो आने से संभावना है उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहीं पे क्लासरूम में ही क्या किया जाएगा? डिस्कशन किया जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कम, बनाएंगे क्या? ज़्यादा, प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स है। जैसे हम लोग साइंस में अगर देखा जाए तो प्रीवियस देखिए, साइंस में देखा जाए तो 3 टॉपिक्स, 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें पहला सब बायोलॉजी का है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी से घबराते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी इसमें पढ़ना है। अब इतना ज़्यादा अंदर घुस रहा है कि अब 10th तक नहीं, अब बायोलॉजी में कम से कम 11th तक पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी। बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गए। ठीक है, अब लगभग तीनों में मान ले 10-10 मान के चलते हैं, 10-10 क्वेश्चन एवरेज है। किसी में कोई कम कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोग एवरेज लेके चलेंगे। बायोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बायोलॉजी में? सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ? पोषक तत्व। ठीक है, अच्छा आपसे कोई पूछा जाए कि मुख्यतः पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो क्या बताइएगा? प्रोटीन, यही मुख्य पोषक तत्व है, और मुख्यतः इसी का पाचन भी हमारे शरीर में होता है। बाकी जो भी आप लोग विटामिन और मिनरल्स जो है वो पोषक तत्व में आते हैं, लेकिन वो पचाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। लेकिन मुख्यतः 3 ही पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो वो सब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे इसमें, फैट पढ़ेंगे इसमें, फिर हमारे प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भिन्न प्रकार के कितना प्रकार का विटामिन है, सब इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तीसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे चौथा में, वो हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे सर्कुलेटरी के बाद, उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम। ठीक है, छठा टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्केलेटन। स्केलेटन पढ़ेंगे मतलब कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ये मुख्य टॉपिक हुआ। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सातवां में सेल पढ़ेंगे। क्यों आप वैसे कर रहे हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए किसी भी लड़ाई पे जाने से पहले योजना का क्या करना है। अगर आपका प्लानिंग अच्छा हो गया तो आप 50% युद्ध क्या कर लेते हैं, वहीं जीत लेते हैं। तो बीपीएससी एक युद्ध है ना, इसमें कितने सारे पार्टिसिपेंट करने हैं, उसमें आपका एक सीट लेना है, तो प्लानिंग तो चाहिए ही। तो प्लानिंग तो कैसे करना है, वो ना पढ़ाई तो सब रहा है, पढ़ तो सब रहा है, सब लाइब्रेरी में दिन रात खपा रहा है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो प्लानिंग करेगा, जो स्मार्ट स्टडी करेगा। ठीक है, मेहनत सब करता है, लेकिन पैसा सब मेहनत से नहीं कमाता ना। तो मेहनत अगर करने से पैसा होता तो एक रिक्शा वाला, एक ठेला वाला से ज्यादा मेहनत कौन करता है? ठीक है, तो हम लोग प्लानिंग से पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे सेल। ठीक है, फिर आठवां में पढ़ेंगे डिजीज। सेल बहुत बड़ा टैप्चर है, इसी में जेनेटिक्स आ जाएगा, इसी में आ जाएगा सेल डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, इसी में आ जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे 10वां एनिमल किंगडम। ये सब छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। प्लांट किंगडम में प्लांट मॉर्फोलॉजी पूरे के बारे में अध्ययन करेंगे, जड़, रूट, स्टेम, रिप्रोडक्शन, प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसी तरह एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा लगभग बायोलॉजी का टॉपिक हुआ। ठीक है, जो छूट गया उसके बाद सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे। जब छूट जाएगा, जब हमारे पास समय होगा, तो उस समय का यूटिलाइज हम लोग इस पे करेंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग फिजिक्स में देखिएगा कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना ज्यादा सबसे पहले है। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में, आप ही लोग बताइए। जो पूछता है यूनिट एंड डायमेंशन से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, इसमें गैलीलियो का मोशन, ये सब सारा रहेगा। ठीक है, बहुत सारा मोशन इसमें है। इसमें हम लोग ऑसिलेटरी मोशन पढ़ेंगे, एसएचएम वाला, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, ये सब सारा इसी में टॉपिक में आएगा। ठीक है, तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। चौथा हम लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी को पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग साउंड एंड वेव। ठीक है, छठा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइट पढ़ेंगे। वेरी गुड, लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग आई के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे तो कुछ टॉपिक हम लोग आई के बारे में बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ पढ़ लेंगे। फिर सातवां इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे करंट पढ़ेंगे। ठीक है, और आठवां पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इतना चैप्टर पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया ना? उसी तरह केमिस्ट्री में जो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे क्या, पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटर। ठीक है, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप लोग? हाँ, एसिड, बेस एंड साल्ट। पिछला बार तो 3 क्वेश्चन इसी से उठा लिया था, लगता है 2 ही चैप्टर से कोटा पूरा कर लिया था। बीपीएससी में यही दिक्कत है, मान लिया कि ये टॉपिक छोड़ दिए, इसी से 3 क्वेश्चन उठा देता है। 2 ही 3 टॉपिक में वो अपना कोटा क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है, और उसी अगर कहीं छोड़ दिया, उसी से क्वेश्चन उठा दिया तो दिक्कत है ना। यही दिक्कत, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। तीसरा एसिड, बेस एंड साल्ट से क्वेश्चन रहेगा। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल एंड स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, छठा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और सातवां में हम लोग पढ़ लेंगे फ्यूल। और कोई बच गया आपको नजर में इंपॉर्टेंट? क्या? हाँ, पढ़ सकते हैं, रेडियो सक्रियता पढ़ सकते हैं। हाँ, पॉलीमर, इससे इंपॉर्टेंट है पॉलीमर पढ़ना।
पिछला बार पॉलीमर से क्वेश्चन उठाया था, केबलर से उठाया था ना, पॉलीमर पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, वो सब है, वो सब मिसलिनियस में है। फिर 9वां है रेडियो एक्टिविटी। ये इस टॉपिक्स पे हम लोग क्या करेंगे, पहले फोकस्ड करेंगे। इससे जितना सारा क्वेश्चन हो सके हम लोग बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है जो बनाएंगे, और जो सारा क्वेश्चन आपको हैंड रिटन याद आएगा, ठीक है, ये नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट रहेगा, यहीं पे डिस्कशन होगी, ठीक है। आप लोग को पूरी तरह से हम लोग जिस उद्देश्य से आए हैं उसको हम लोग सेटिस्फाइड करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, बशर्ते आप लोग क्लास क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। जब मैक्सिमम हो सके, ये ना कि एकदम, लेकिन मैक्सिमम क्या करना है, कंटिन्यू ही करना है। जो भी प्रॉब्लम हो क्लास में भी पूछ सकते हैं, क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट हम ऑफिस में बैठते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं। लाज शर्म की कोई बात यहाँ नहीं है। यहाँ पर आप क्या करने हैं, सीखने के लिए आए हैं, पूछने के लिए आए हैं। ओके, समझ में आ गया ना? ठीक, एक बार आप लोग इसको मतलब अथी कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, हम भी खींच लेते हैं, क्योंकि इसी टॉपिक्स पे क्या करना है, हम लोग को फोकस पहले करना है। तो हम भी इसको हम लोग रिमाइंडर के लिए रख लेते हैं, क्योंकि हाँ, आप लोग क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करने के लिए क्या रखे हुए हैं, हमको पहले ये बताइए, तभी तो आप लोग को जानेंगे कि आपका क्या क्या ब्रह्मास्त्र आप रखे हुए हैं, कि खाली अग्नि शास्त्र है, कि वायु शास्त्र है, कि गरुड़ शास्त्र है, कौन क्या क्या चीज रखे हुए हैं प्राइवेट के लिए। ठीक है, एक PYQ रखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, किसी का भी पब्लिकेशन का, लेकिन सबसे अच्छा पब्लिकेशन घटना चक्र का ही है, तो वो आप लोग के पास है। और क्या है आप लोग के पास प्रैक्टिस करने के लिए, और क्या है बताइए। क्योंकि तलवार तो हम आप लोग को बना देंगे, लेकिन तलवार को काम करने के लिए उसमें क्या चाहिए, धार चाहिए ना। स्ट्रक्चर बना दीजिएगा मकान का, खाली हो जाएगा। उसमें क्यों आदमी प्लास्टर करता है, फिर पेंट करता है, क्यों करता है? उसी तरह यहाँ तो तलवार बनाएंगे, लेकिन धार किससे लगेगा, धार आपको MCQ से लगेगा। आप जब क्वेश्चन घर पे बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन हॉल में, उसका मेंटली आप पहले से क्या रहे, प्रिपेयर रहे। चलिए थोड़ा सा हम आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि इस पृथ्वी पर या यूनिवर्स में दो ही चीज का अस्तित्व है, पता है? किसका किसका? एक मैटर का, एक एनर्जी का, ठीक है। एक किसका अस्तित्व है, एक मैटर का, और एक किसका है, एनर्जी का, ठीक है। मैटर मतलब क्या होता है, पदार्थ है, और एक क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। इसी दो से मिल करके ये पूरा सृष्टि का क्या हुआ है, रचना हुआ है, ठीक है। जैसे पदार्थ अगर हम बोलते हैं, तो जो भी हम लोग आसपास जो नजर आ रहा है वो क्या है, सारा चीज मैटर है, पदार्थ है ना। पदार्थ अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पदार्थ किसको कहते हैं, तो क्या बताइएगा आप? मैटर किसको कहते हैं, तो क्या बताइएगा? जो प्लेस ऑक्युपाई करता हो, जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो। जो भार होगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। और जिसको हम अपने, जो हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं लिविंग मैटर, और एक को बोलते हैं नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। मैटर भी कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। पहला को हम लोग बोलते हैं लिविंग मैटर, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग, ठीक है। ये लिविंग मतलब होता है सजीव, और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव, यही ना होता है। तो
सजीव किसको कहेंगे, निर्जीव किसको कहेंगे? बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। सजीव किसको कहेंगे? बस एक ही इतना ही जानते हैं सजीव के बारे में। किसको कहते हैं सजीव? आ जाइए, हाँ बैठ जाइए पहले आप लोग। हाँ आगे ही बैठ जाइए आप। ठीक है, तो हमने बताया कि इस सृष्टि में, ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, दो ही चीज से हुआ है। एक हुआ है मैटर से और एक क्या हुआ है? एनर्जी से। ठीक है, फिर हमने बताया कि जो मैटर जो होता है दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लिविंग और एक को बोलते हैं नॉन लिविंग। लिविंग अभी आपने बताया, लिविंग का अगर कोई पूछेगा कि लिविंग का दो चार लक्षण बताइए, सजीव का दो चार लक्षण बताइए, तो क्या बताइएगा? तो पहला सबसे पहले बताइएगा कि वो पोषण करता होगा, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो हम लोग हों। क्या कहेंगे? जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो जब खाना क्यों आदमी खाता है? ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। और एनर्जी क्या चीज में काम आता है? एनीथिंग डूइंग वर्क में, कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अगर हम आज पढ़ा रहे हैं, आज सुन रहे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई इधर से आ जाइए, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई जॉब जॉब कर रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कहाँ से आता है? तो हमें भोजन से आती है। तो वो जो एनर्जी लेता हो, न्यूट्रिशन करता हो, अपने आप को क्या करता हो? वृद्धि करता हो, ग्रो करता हो। हम लोग छोटे थे, छोटे से देखिए कितना बड़े हो गए। एक पेड़ छोटा होता है, उसके बाद क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और दूसरा किसको कहेंगे सजीव? जो अपने जैसे संतान को क्या करता होगा? उत्पन्न करने का उसमें क्षमता होगा। ये सब जो गुण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। बोलते हैं ना सजीव? ठीक है, और सजीव का जो सूक्ष्मतम इकाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। उसी प्रकार जितने भी निर्जीव पदार्थ आप लोग देख रहे हैं, निर्जीव पदार्थ किसको कहेंगे? जिसमें कोई जान ना हो। ठीक है, जैसे ये पेन है, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, बोतल है। ठीक है, जो श्वास नहीं लेता हो, जो अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं करता हो, ये सब ना होगा जिस निर्जीव। ठीक है, तो उसको हम लोग निर्जीव पदार्थ बोलते हैं। और निर्जीव भी एक सूक्ष्म इकाई से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी पदार्थ जो होता है जो सूक्ष्म इकाई से बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं उसको? एटम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लिविंग मैटर है वो हम कहाँ पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे बायोलॉजी में। क्या पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ेंगे? बायोलॉजी में। और ये वाला जो आइटम है वो कहाँ पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री में। ठीक है, और ये जो ऊर्जा वाला हुआ चैप्टर वो हम कहाँ पढ़ेंगे? वो फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। हमारे हमारे पृथ्वी पर एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका क्या नाम था? आइंस्टीन नाम था। आइंस्टीन नाम था। उन्होंने कहा था, जब अपने रिसर्च में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब उन्होंने ये थ्योरी दिया था E बराबर mc², तो 100 सालों तक किसी को ये भरोसा ही नहीं था। जहां पर E क्या होता है? एनर्जी होता है। M क्या होता है? मास होता है। और C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, E क्या होता है? एनर्जी होता है। M क्या होता है? मास होता है। और ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 8 मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब एक सेकेंड में जो लाइट की जो ट्रेवलिंग है क्षमता वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड हुआ टन, 3 लाख किलोमीटर चला गया। यानी कि इससे ज्यादा भी स्पीड किसी का नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने एक थ्योरी दिया था कि अगर हम किसी भी मैटर को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को अगर हम लाइट के स्पीड से हम क्या करा दें, उसको ट्रैवल करा देंगे, तो वो क्या चीज में बदल जाएगा? एनर्जी में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, और इसी सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत बोला जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत।
सापेक्षता का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत बोला जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत। क्वेश्चन यहां से पूछता है कि बताइए आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था 1921-22 में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ नहीं है, क्वेश्चन यहाँ तक नहीं रुकता, क्वेश्चन और गहराई में होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने किया था। तो क्या बताइएगा आप लोग? ये नहीं किए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के विशेष व्याख्या के लिए इनको मिला था 1921 में नोबेल प्राइज। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक की खोज किए थे हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसको जो खोज किया था क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके विशेष व्याख्या कर दिए थे। ठीक है, जब हम लोग पर लाइट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लाइट में डुअल नेचर का गुण होता है। एक पार्टिकल का गुण होता है और एक वेव का गुण होता है। लेकिन लाइट दोनों जो नेचर है ना, एक बार में प्रदर्शित नहीं करता है। अगर वो वेव के रूप में होगा तो पार्टिकल के रूप में नहीं होगा, अगर पार्टिकल के रूप में होगा तो वेव के रूप में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लिए ना कि संसार में दो ही चीज का अस्तित्व है, एक मैटर है, एक क्या है? एनर्जी है। ठीक है, फिर मैटर हमने बताया कि मैटर दो तरह के हो सकते हैं, एक लिविंग, एक क्या होता है? नॉन लिविंग। लिविंग में क्या होता है? तो लिविंग जो मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, और नॉन लिविंग जो पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और एनर्जी जो होता है किसके बारे में पढ़ेंगे? तो फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिर टोटल फिजिक्स किस पे डिपेंड है? एनर्जी पे है। एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि एनर्जी न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो इसको विनाश किया जा सकता है, न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ये रूप बदल सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट किया जा सकता है। यही होता है एनर्जी। ठीक है, तो बोलाता है कि प्रकाश का एनर्जी, जो प्रकाश का ऊर्जा का जो स्रोत है, लाइट जो है, कुछ समय के बाद आने वाले समय में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एनर्जी थोड़ा ना समाप्त होता है, किसी दूसरे रूप में वो एनर्जी आएगा। ठीक है, जैसे एनर्जी कैसे देखिए कन्वर्ट होता है। मान लिया कि कोई एक मास है, पृथ्वी से उसको हम लोग क्या किए हैं? एच हाइट पे क्या किया हुआ है? उसको रखा हुआ है। इस पृथ्वी से एच हाइट पर किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं। तो अगर पूछेगा कि अभी इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ये है बी पॉइंट, तो ए पॉइंट पे अगर पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ये भी तो एक प्रकार का एनर्जी है ना। तो ए पॉइंट पर पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो क्या बताइएगा आप लोग? शून्य होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग छोड़ देते हैं तो किधर जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर जाएगा तो इस पॉइंट पे आप लोग क्या समझते हैं? मान लें कि इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? मिनिमम हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर पूछा जाए तो कैसे बताइएगा? हमारा बताने का मतलब होगा कि कैसे एनर्जी रिप्लेस होता है, मतलब ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। देखिए क्या हमने बताया कि इसमें इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि वस्तु इसके बाद नीचे रुके हुए ना, तो वेलोसिटी जीरो है ना, छोड़ेंगे तब ना ये नीचे की ओर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होने के कारण काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा, वो मैक्सिमम कैसे हुआ? क्योंकि हाइट के कारण जो एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, जो जितना ज्यादा ऊंचा से किसी वस्तु को गिराएंगे, ऐसा समझिए, मान लिया कि ये 1/2 kg का पत्थर है, आपके सर के ऊपर इतना से गिराएंगे तो कम चोट लगेगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाएंगे उसके शरीर पे गिरेगा तो चोट क्या होगी? ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसमें ऊर्जा आ रही ज्यादा। तो जितना ज्यादा ऊंचा जाएगा उसमें एनर्जी क्या होगा? उतना होगा। तो जैसे ही अगर इसको हम छोड़ेंगे तो किधर की ओर आएगा? नीचे की ओर आएगा। यानी कि नीचे की ओर आएगा तो हाइट हमारा क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। जैसे हाइट कम होते जाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। लेकिन वेलोसिटी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा।
कहने का मतलब हो गया कि जितना से हमारा पोटेंशियल एनर्जी कम होता है उतना से ही हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जितना में हमारा काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, उतना से ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर h हाइट से अगर किसी वस्तु को गिराइएगा तो हर पॉइंट पे कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारे क्या होगा, बराबर होगा। टोटल एनर्जी का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल होगा, हमेशा बराबर होगा हर पॉइंट पे। मान ले कि ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बराबर। कैसे हुआ, क्योंकि जितना से पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है उतना से ही हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, या जितना से काइनेटिक एनर्जी घट रही है उतना से पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो रहा है। तो हाथ दोनों जोड़िएगा तो आपस में क्या हो जाएगा, हमेशा बराबर है ना हो जाएगा। यानी कि एनर्जी नष्ट नहीं हो रही है, वो दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, निकल के आ रही है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं आप लोग। तो जो हम टॉपिक लिखे थे सबसे पहले वही टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद टॉपिक समाप्त हो जाएगा, हैंड रिटन आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे उस टॉपिक से। उस टॉपिक से यहाँ पे यहीं पे क्या हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा। फिर PYQ अपने घर से बना के आइएगा या यहीं पे बनाएंगे, जो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे ही क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ टॉपिक आज ऐसे ही पढ़ाते हैं, कल से हम लोग रेगुलर वाई में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट क्या उसको बोलते हैं ना, किताब में बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है और ना टीचर उसको अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहते हैं। वो टॉपिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, और उससे स्टूडेंट क्या करते हैं, भागते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कुछ ही बारे में, थ्योरी के बारे में पढ़ाएंगे। ये पढ़े हुए हैं थोड़ा सा, बाकी ये लोग भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ देखते हैं कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पूछना आप लोगों से चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल PT आप लोग कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे। नहीं नहीं, पहले आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत किसे। ऐसा हम लोग प्लानिंग क्या किए हैं कि 2 दिन पढ़ाएंगे आपको, तीनों सब्जेक्ट लेके हम चलेंगे। 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कोर्स डिजाइन किए हैं, क्योंकि बराबर सिलेबस आपको क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और जो हम लोग टॉपिक चर्चा किए हैं कि कौन कौन सा टॉपिक के पढ़ना है, वही टॉपिक को हम लोग पहले फोकस्ड करेंगे। समय बचेगा तो दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, जिस टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिस पे क्वेश्चन आने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स में उतना ज़्यादा समय नहीं है कि लॉन्ग टाइम से हम लोग पढ़ पाएँ। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में क्यों बनाया गया, क्यों पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल को। हाँ, सबसे पहले कि अरेंजमेंट किया गया। तो अरेंजमेंट क्यों किया गया, तत्वों का अरेंजमेंट क्यों किया गया, ताकि अध्ययन की दृष्टि से क्या हो, सुविधा हो। अगर देखा जाए, ऐसे समझिए, आपकी माँ या सभी की माँ क्या करती है, अब तो प्रेशर कुकर आ गया, पहले प्रेशर कुकर नहीं था तो क्याची में खाना बनता था, चूल्हे पे। समझिए चूल्हे पे, चाहे चूल्हे पे जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, डक्ची बोल सकते हैं या मिट्टी का घड़ा बोल सकते हैं, उसी में ना खाना बनता था। हम लोग को याद है बचपन में, हम मेरे यहाँ मिट्टी का ही खाना बनता था, मिट्टी पे ही बहुत दिन तक बना था। लेकिन अब मजबूरी हो गया कि मिट्टी का खाना नहीं बनता है, लेकिन हम लोग को गांव में अभी भी मिट्टी पे खाना बनता है, खाली सब्जी को छोड़ करके। दाल भी मिट्टी के बर्तन में बनता है। हाँ, अब वही फिर से आ रहा है, गैस पे मिट्टी वाला बर्तन चढ़ा दीजिए, मिट्टी के बर्तन शुद्ध होता है। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि मिट्टी के बर्तन में या तो एल्युमिनियम के बर्तन, कोई भी बर्तन में अगर भात बनता, प्रेशर कुकर उसमें जमाना नहीं ना था, तो भात जो चावल बनता था वो हर चावल को देखते थे कि पका हुआ है क्या, क्या करते थे, एक बार मिला लेते, एट रैंडम कुछ निकाल लेते थे, एक चावल को देख लेते थे। अगर एक चावल अच्छा से पक गया तो समझ जाते थे क्या हो गया, सारा चावल पक गया।
ठीक है। तो हर चावल को देखने की जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया कि अगर एक तत्व को हम उठा लेंगे तो उसी से रिलेटेड इस ग्रुप में अगर कोई भी तत्व है तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगा क्या मिलेगा, हमें समान मिलेगा। मतलब एक चीज के बारे में पढ़ लेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि इससे ही सारा संबंधित क्या है, इसमें सारा एक ही गुण के हैं। ठीक है। तो हम लोग जो सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाने का जो प्रयास किया गया था वो कौन थे, कौन वैज्ञानिक थे? डोबे राइनर ने थे। ठीक है। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया गया था वो क्या किसके द्वारा किया गया था? डोबे राइनर के द्वारा किया गया था। ठीक है। और डोबे राइनर ने सबसे पहले पीरियोडिक बनाने का जो प्रयास किया वो कब किए थे? 1815 में, 1815 ईस्वी में। और ये जो डोबे राइनर नमक वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? प्रथम जो पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया गया था इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था 1815 में, जो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया ना तो उसके कुछ ना कुछ नियम भी बनाए होंगे। ठीक है। वो नियम कौन था? किस थ्योरी के बेस पे बनाए थे? ट्रेड्स के थ्योरी पे। जैसे सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रेड्स होता है। सिंगल मतलब एक, डबल के मतलब दो, और ट्राइड्स के मतलब तीन। ट्राइड्स के मतलब तीन। तो इन्होंने इन्होंने तत्वों को ट्राइड्स रखा, मतलब तीन तीन के ग्रुप में रखा। इन्होंने तत्वों को कितने कितने के ग्रुप में रखा? तीन तीन के ग्रुप में रखा। ठीक है। और इन्होंने तत्वों को जो ग्रुप में रखा ना परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। किसके क्रम में? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तीसरा इन्होंने ये दिया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया अपने पीरियोडिक टेबल बनाने में जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट थ्योरी। कौन सा थ्योरी बोलते हैं? ट्रिपलेट थ्योरी या एवरेज का नियम। एवरेज का नियम मतलब औसत का नियम। कुछ ना कुछ नियम बताए थे। तो क्वेश्चन कभी भी पूछेगा कि एवरेज का नियम या पीरियोडिक टेबल बनाने में औसत का नियम कौन दिए थे? तो डोबे राइनर ने दिए थे। या डोबे राइनर ने जो तत्वों को रखा था वो कितने कितने तत्वों के रूप में एक ग्रुप में रखा था, तो तीन तीन तत्वों को सजाया था। ठीक है। तो एवरेज का नियम क्या कहलाता है, ट्रिपलेट का नियम क्या कहलाता है? ठीक है। जैसे उन्होंने तीन तत्वों को रखा था जिसमें से पहला तत्व के बारे में आपको बताते हैं। पहला जो तत्व था, पहला जो ट्रेड्स बनाया था तीन तीन के ग्रुप में, उसमें पहला तत्व किसको रखा था? लिथियम को रखा था। बीच में किसको रखा था? उसके बाद सोडियम को रखा था। उसके बाद किसको रखा था? पोटेशियम को रखा था। ठीक है। अब उन्होंने नियम दिया था कि कैसे इसको रख दिया भाई, ऐसे तो नहीं ना रखा था, कुछ ना कुछ नियम के आधार पे फॉलो किया होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट थ्योरी या एवरेज का नियम। उन्होंने कहा क्या कि किसके आधार पे आप रखे भाई? तो उन्होंने कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट है ना, बीच वाला एलिमेंट कौन है? सोडियम। तो इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इसका कितना होता है? 23 होता है। 23 होता है। कहा कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है शेष दो अन एलिमेंट के एटॉमिक मास के अगर जोड़ देंगे, उसका एवरेज अगर निकालेंगे तो बीच वाले एलिमेंट का एवरेज का क्या आएगा? बराबर आएगा। यानी कि सोडियम का अगर एटॉमिक मास लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का क्या होगा? एवरेज होगा। जैसे लिथियम का कितना होता है? लिथियम का कितना होता है? 6 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है? 40 होता है। तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया? 46/2 कितना हो गया? 23। और सोडियम का भी कितना एटॉमिक मास होता है? 23। आ गया बराबर। तो उन्होंने कहा कि बीच वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है शेष दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का क्या होता है? आधा होता है। और यही थ्योरी, इसी थ्योरी के आधार पे उन्होंने कितना ट्रेड्स बनाया था? इसी के आधार पर उन्होंने 5 ट्रेड्स बनाए थे। कितना ट्रेड्स बनाए थे? 5 ट्रेड्स बनाए थे। और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ट्रेड्स असफल हो गया था? तो 5वां ट्रेड्स असफल हो गया था। जिसमें क्या क्या थे 5वां ट्रेड्स में? 5वां ट्रेड्स में कौन कौन सा एलिमेंट को रखा गया था? यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5वां जो असफल हुआ था उसमें कौन कौन सा था? तो पहला कौन था? एनपी। पहला था नाइट्रोजन। ठीक है। दूसरा था फास्फोरस और तीसरा था आर्सेनिक था।
ठीक है, इसमें से कोई एक तत्व गायब कर देगा, पूछेगा कि तीसरा तत्व कौन है, तो NPS याद रखिएगा। ठीक है, और पहला वाला याद रखिएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इस समय तक, डोबेराइनर के समय तक कितना एलिमेंट को खोजे जा चुके थे? 21। कितना एलिमेंट को खोजे जा चुके थे? 21 एलिमेंट को खोजे जा चुके थे। ठीक है, कितना एलिमेंट को? तो डोबेराइनर के समय में 21 एलिमेंट को क्या कर दिया गया था? खोज किया गया था। ठीक है, और पांचवा ट्रेड्स क्या हो गया था इनका? असफल हो, मतलब 4 ही ट्रेड्स तक ये फॉलो किया रूल। कौन सा रूल? त्रिक नियम, या जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट नियम, या जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज का नियम, जिसको कहते हैं औसत का नियम। ठीक है, औसत का नियम किसको कहते हैं, क्या कहिएगा आप लोग? कि सबसे पहले कि डोबेराइनर ने 3-3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया था, उसमें बीच वाले का जो एटॉमिक मास होता है, शेष अन्य 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का क्या होता है? आधा होता है या एवरेज होता है। यही ना है, सिंपल सा तो है। जिसमें पहला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखे थे, पांचवा ये जो 4 ट्रेड्स तक फॉलो किया, पांचवा ट्रेड्स क्या हो गया? असफल हो गया। तो पांचवा ट्रेड्स में कौन कौन से एलिमेंट को रखे थे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक थे। इस समय तक 21 एलिमेंट्स को क्या कर दिए गए थे? खोज किए गए थे। ठीक है, ये था हमारा डोबेराइनर के संबंध में। अब हम जो आगे पढ़ते हैं कि दूसरा जो प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक है, देखते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? ऐसा सिर्फ मतलब कॉन्फिडेंस से बोलिए। इंटरव्यू देने जाइएगा, वैसे पूछेगा तो कहेगा कि इसका कॉन्फिडेंस दम लो है। इंटरव्यू में कुछ आए चाहे नहीं, आपके चेहरे पे क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको वो बुद्धिमत्ता नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि आपको बुद्धिमान समझ लिया कि पीटी का पास करके आए हैं, मेंस पास करके आए हैं। ठीक है, आपको इतना डराएगा कि डरना नहीं है। सिविल सर्वेंट डरेगा तो कैसे काम करेगा? हमेशा आपको ब्लॉक पे घेरावे होगा, तो उसको हैंडल करना आना चाहिए ना। डूब के रहेंगे तो आप चढ़ जाएगा आप लोगों पे। कैसे ब्लॉक संभालिएगा, चाहे कैसे अनुमंडल करिए संभालिएगा। तो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहिए, झूठ भी बोलना तो एकदम कॉन्फिडेंस से। ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अंदर से कुछ जानेगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो कॉन्फिडेंस बोले तो हमें भी लगा कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो सीधे बोले कि हाँ नहीं समझ में आया सर, फिर बता दीजिए। चलिए दूसरे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूलैंड, दूसरा जो प्रयास किया गया था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, वो कौन था? न्यूलैंड्स। दूसरा प्रयास किया गया, दूसरा प्रयास किया गया पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, उनका क्या नाम था? न्यूलैंड्स थे। ठीक है, न्यूलैंड्स थे। और न्यूलैंड्स कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? बताइए। ब्रिटेन के। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और कब लाया था ये पीरियोडिक टेबल? 1861 ईस्वी में। 61 ही है ना? 1861 ईस्वी में, हाँ 1861 ईस्वी में, नहीं सॉरी 65 में, 1865 में। ठीक है, ब्रिटेन के थे, 1865 में लाए थे। ठीक है, जैसे डोबेराइनर ने अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो ट्रिपलेट थ्योरी के आधार पे, एवरेज के नियम के आधार पे, तो इन्होंने भी अपना पीरियोडिक टेबल बनाया होगा तो कोई ना कोई नियम के आधार पे बनाया था। तो इनका क्या सा नियम था? अष्टक नियम था। क्या नियम था? अष्टक नियम। मतलब इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अष्टक नियम के आधार पे क्या किया था? सजाया था। अष्टक नियम, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था अष्टक नियम पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव लॉ। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव लॉ। ठीक है, ये अष्टक नियम क्या है कौन बताएंगे? हाँ हाँ, संगीत का जो सुर होता है ना, सा रे गा मा पा, लिखिए क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा। नहीं नी तो सा तो फिर स्टार्ट हो गया। ठीक है,
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यही ना है। तो उन्होंने इसी आधार पे सजाया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, हाँ, सबसे पहले इन्होंने भी जो सजाया था एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पे सजाया था। ठीक है, इन्होंने भी जो सजाया तत्वों को अष्टक रूप पे सजाया, लेकिन एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पे, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पे। ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि आठवां जो तत्व होता है, आठवां जो तत्व होता है उसके पहले जो सातवां तत्व, सातवां जो तत्व आएगा वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, समान तत्व है, मतलब समान रहेगा। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे जैसे सारे गामा पाधा निशा हुआ ना, फिर किसी से स्टार्ट होगा, सा से, रे से, गा से, मा से, पा से, धा से, नी से। यानी कि देखिएगा ये पहला तत्व हुआ कि नहीं हुआ? आठवां तत्व देखिए, पहला दूसरा सात हो गया, आठवां हो गया। यानी कि पहला तत्व और आठवां तत्व जो होता है वो प्रॉपर्टी में क्या होगा, समान गुण रखेगा। उसी तरह दूसरा जो तत्व है अपने नौवें तत्व का क्या होगा, समान गुण में रखेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अष्टक लॉ, आठवां रूल। इन्होंने कहा क्या कि हर आठवां तत्व जो होता है अपने पहले अपने ऊपर वाले के प्रॉपर्टी में क्या होता है, समान होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, समान होता है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने जो प्रयास किया था न्यूलैंड्स ने अपने पीरियोडिक टेबल में, इसमें प्रथम स्थान किस तत्व को रखा था? तो प्रथम तत्व रखा था हाइड्रोजन को, और लास्ट में किसको रखा था, थोरियम को। ठीक है, प्रथम स्थान पे किसको रखा था, हाइड्रोजन को, और लास्ट स्थान पे किसको रखा था, थोरियम को। और दूसरा यही क्वेश्चन पूछा था शायद 68 बीपीएससी में कि न्यूलैंड्स के समय में कितने एलिमेंट के खोज हो चुके थे? तो 56 एलिमेंट की खोज इस समय तक हो चुकी थी। ठीक है, कितने एलिमेंट किस समय हो चुकी थी? ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछता है कि क्यों असफल हो गया भाई? ये भी तो असफल ही हो गया ना। तो हम अगर ये सफल होता तो हम लोग मोस्टली क्यों पढ़ते, नहीं ना पढ़ते। तो ये जो तत्वों को सजाए थे तो 20 तत्व तक ही क्या हुआ, ये जो ऑक्टेट रूल था फॉलो किया। 20वां एलिमेंट के बाद क्या हो जाता है, फेल हो गया। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछता है कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेट रूल है वो कौन से एलिमेंट तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट को इन्होंने सजाया था उस रूल को क्या करने लगा, वो फॉलो नहीं करने लगा। यानी कि ऑक्टेट रूल कैल्शियम तक ही क्या हुआ, फॉलो किया। उसके बाद ये क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, और पूछता है ये भी क्वेश्चन कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेट रूल था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, सबसे असफल होने का सबसे मुख्य कारण क्या था, मेन कॉज क्या था? हाँ, न्यू एलिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया था, न्यू एलिमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ा था। ठीक है, न्यू एलिमेंट के लिए क्या था, जगह नहीं छोड़ा था। ठीक है, यही सबसे बड़ा इसका क्या था, ड्रॉबैक था। तो इतना सारा क्वेश्चन उठता है आपको न्यूलैंड्स के ऑक्टेट रूल से। ठीक है, इसके बाद ये सब कमियों को देखते हुए, न्यूलैंड्स के कमियों को देखते हुए, डोबेरायड के पीरियोडिक टेबल के कमियों को दूर करते हुए हद तक इसको जिसको बोलते हैं ना, एक होता है 100%, एक होता है 99.99%। तो वही थे मेंडलीव साहब, 99% तक ये क्या थे, लगभग सफल थे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो बनाए थे लगभग सभी सारा सही था, कुछ एक चीज के कारण ये क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो इसी के कारण इन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल का पिता किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, मेंडलीव के समय में कितने एलिमेंट खोजे जा चुके थे, तो 63, पहला 21, दूसरा 56, तीसरा 63। ठीक है, इन्होंने भी परमाणु को कैसे सजाया, तो परमाणु के बढ़ते क्रम पे,
परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे। इन्होंने कौन सा नियम दिया था? आवर्त नियम, आवर्त सिद्धांत। इन्होंने अपने एलिमेंट को आवर्त सिद्धांत में इन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उस तत्व के किसके फलन होते हैं? परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन का मतलब हो गया, आवर्त फलन का मतलब हो गया कि अगर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से किधर जाएंगे? नीचे की ओर जाएंगे, या लेफ्ट टू क्या जाएंगे? राइट जाएंगे, हमेशा आपको जो एलिमेंट मिलेगा किसके क्रम में मिलेगा? बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में मिलेगा। ठीक है, यही था आवर्त फलन या आवर्त सिद्धांत। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए क्यों फेल हुआ, ये सब के बारे में देखेंगे और इसमें और सारा चीज देखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। तो तीसरा जो प्रयास किया गया था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, उसका क्या नाम था जी? मेंडलीफ का आवर्त सारणी या आवर्त सिद्धांत। ठीक है, तो देखते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या होता है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और ये पीरियोडिक टेबल कब आया था? कौन सी ईस्वी में आया था? 1800, 4 साल बाद आया था, 69 में आया था, 1869। और वहीं न्यूलैंड्स आया था 1865। ये कहाँ के थे? मेंडलीफ लगा हुआ है, तो ये थे रसिया के थे। ठीक है, किसको थे? रसिया के थे। और मेंडलीफ को बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। किसको बोला जाता है? मेंडलीफ को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? मेंडलीफ को। वही पूछ देगा कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछ देगा तो मोस्ले को होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, सबसे पहले जर्मन जनरल, क्या नाम बताया हमने? जर्मन जनरल, मतलब जर्मनी का एक पत्रिका था, उसमें क्या किया? अपने प्रकाशित हुआ था। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो जर्मन जनरल में प्रकाशित हुआ था, और वो प्रकाशित हुआ था 1872 में। बना लिए थे तो 1869 में, लेकिन प्रकाशित कब हुआ? 1872 में। 4 साल उनको वेट करना पड़ा कि और सारा तो थीसिस रहता है ना प्रकाशित करने में, तो इनको नंबर आया 4 साल के बाद। ठीक है, ठीक है जो भी हो उतना साल के बाद आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ। जो इन्होंने जो अपने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो बनाया, किस बेस पे बनाया? तो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पर। और इन्होंने किस सिद्धांत पे एटॉमिक नंबर को, मतलब एटम को रखा था, एलिमेंट को रखा था? आवर्त सिद्धांत पे, आवर्त पीरियोडिक लॉ पे। इन्होंने अपने पीटी को पीरियोडिक लॉ, आवर्त सिद्धांत के आधार पर सजाया था। ठीक है, तो तीनों सिद्धांत पूछ सकता है कि बताए टिपरेट एवरेज का नियम या टिपरेट त्रिक सिद्धांत किसने दिया? डोबेराइनर ने दिया। अष्टक नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने दिया। फिर आवर्त पीरियोडिक लॉ या आवर्त सिद्धांत किसने दिया? तो मेंडलीफ ने दिया। अभी से पहले मेंडलीफ, उसके बाद न्यूलैंड्स, उसके पहले डोबेराइनर। ये तीनों ने जो एलिमेंट को सजाया था ना, किसके आधार पर सजाया था? एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पे सजाया था। एटॉमिक ऐसे करीब एटॉमिक मास पे सजाया था, और बार बार एटॉमिक मास पे सजाने के कारण ही क्या हो जा रहा था? असफल होते जा रहा था। ठीक है, क्या हो जा रहा था? असफल हो जाते जा रहा था। और इस समय तक कितने एलिमेंट के खोजे जा चुके थे? 63 एलिमेंट को खोजे जा चुके थे, 63 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। ठीक है, इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, इसमें प्रथम स्थान किसको दिया? इन्होंने प्रथम स्थान भी किसको दिया था? हाइड्रोजन को दिया था। और लास्ट एलिमेंट किसको रखा था? तो ये रखा था यूरेनियम को। किसको रखा था? यूरेनियम को। वहीं न्यूलैंड्स ने जो था लास्ट किसको रखा था? थोरियम को रखा था। किसको रखा था? थोरियम को रखा था। इन्होंने 2-4 चीज और लाया। क्या चीज? 2-4 चीज और नया नया चीज लाया कि इन्होंने
पूरे पीरियोडिक टेबल को ना हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में बंटवारा कर दिया। पूरे पीटी को हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन में डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा होता है, क्षैतिज पड़ा हुआ ऐसे रहता है। ठीक है, और वर्टिकल लाइन लाठी के जैसा रहता, खड़ा रहता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को उन्होंने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन को उन्होंने कहा पीरियड। कितना क्या बोला उन्होंने, पीरियड। और जो खड़ा लाइन था, वर्टिकल लाइन था, उसको उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उसको क्या बोला, ग्रुप्स बोला। हमने क्या बताया कि मेंडेलीव के बारे में कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पे सजाया। इन्होंने पीरियोडिक ला दिया, आवर्त सिद्धांत दिया। आवर्त सिद्धांत किसको कहते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। और आवर्त फलन किसको कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं, कि अगर हम जब भी हम अगर किसी इसके पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे या तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, हमेशा एटॉमिक मास क्या मिलेगा, बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। यही होता है आवर्त सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को कियाची में बांटा था, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग बोले पीरियड और वर्टिकल लाइन को क्या बोले, ग्रुप्स। तो कितने पीरियड थे या कितने ग्रुप्स थे, 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप्स थे। 7 पीरियड थे और क्या थे, 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि जो न्यूलैंड्स गलती किए थे, क्या कि न्यू एलिमेंट के लिए जगह नहीं छोड़े थे। इन्होंने न्यू एलिमेंट्स के लिए क्या किए थे, जगह छोड़े थे। ठीक है, इन्होंने न्यू एलिमेंट के लिए स्पेस क्या किए थे, छोड़े थे। ठीक है, और कितना स्पेस छोड़े थे, 4 स्पेस। कितना स्पेस छोड़े थे, 4 स्पेस। और इसी से क्वेश्चन उठाया हुआ है 62 या 63 में, याद नहीं है, लेटेस्ट में ही है। देखिए क्या, ठीक है, जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल कैसे पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ऐसे ही ना रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ऐसे ऐसे खड़ी लाइन रहता है ना। ठीक है, इस तरह का खड़ी लाइन रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे रहता है, बीच में नहीं रहता है, ये पड़ी लाइन हो गया। इसको हम लोग कौन सा लाइन बोलेंगे, इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे और इसको हम लोग पीरियड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। तो इन्होंने नए एलिमेंट के लिए मेंडलीव ने क्या किया था, 4 जगह छोड़ा था। नए एलिमेंट के लिए क्या किया था, 4 जगह छोड़ा था। पहला जो जगह था उसका क्या नाम था, इक्का बोरोन। बोरोन क्यों बोला जाता है, इक्का बोरोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि बोरोन, हाँ मतलब बोरोन वाला ग्रुप में एक जगह छोड़ा गया था, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, दूसरा था इक्का, हाँ इक्का सिलिकॉन। तीसरा था इक्का एल्यूमिनियम। चौथा था क्या, इक्का मैग्नीशियम ना, मैग्नीशियम। ये 4 जगह छोड़ गए थे। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है कि जो जगह छोड़ा गया था वो किससे रिप्लेस किया गया था बाद में। ठीक है, तो इक्का बोरोन की जगह कौन आया था बाद में, एस्केनेडियम। क्या नाम था उसका, एस्केनेडियम। ठीक है, सिलिकॉन की जगह कौन आया था, जर्मेनियम। यही दोनों पूछा हुआ अभी तक है, जर्मेनियम। उसी तरह इक्का एल्युमिनियम के बदले कौन आया था, गैलियम से रिप्लेस किया गया। और मैग्नीशियम के स्थान पे कौन आया था, टेक्टेनियम। ये हमेशा चारों क्या करना है, याद करना है कि इसके स्थान पे कौन कौन आया था। ये तो याद रहेगा, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो जर्मेनियम भी क्या है, दोनों सेम आया था। ये भी याद रखेगा कि एल्युमिनियम के बदले कौन आया था, गैलियम आया था। गैलियम भी मेटल है, लेकिन ये कमरे के ताप पे क्या रहता है,
लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम के स्थान पे क्या आया था, टेक्टेनियम। बोरोन के स्थान पे कौन आया था, स्कैंडियम। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलीफ ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसके लिए 4 जगह छोड़े थे, उसमें इका सिलिकॉन के जगह पे ना किस एलिमेंट से रिप्लेस किया गया था या किस एलिमेंट से भरा गया था उस जगह को, तो उसका नाम था सिलिकॉन, ठीक है। क्या नाम था, सिलिकॉन नाम था। ओके, थोड़ा पानी पिलाइएगा, दीजिए ना गुड़िया वाला, थोड़ा सा ही पी लेंगे, खाली गला को भिंगोना है। और चलिए, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था पता है आपको, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ड्रॉबैक तो 3-4 है, वो हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक था, आइसोटॉप्स, हाँ, समस्थानिक के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा गया था, ठीक है। क्या किया गया था, समस्थानिक के लिए कोई ध्यान नहीं रखा गया था इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया अब आइसोटॉप्स समस्थानिक, तो समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसका एटॉमिक परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। अगर हम बोलेंगे कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो गलत हो जाएगा। अगर हम बोल देंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वो गलत होगा कि सही होगा, ये भी हद तक सही हो जाएगा। देखिए बताते हैं, एक चीज हमेशा गौर कीजिएगा, जैसे एक एलिमेंट का नाम लेते हैं सोडियम, ठीक है। क्या लेते हैं एलिमेंट, सोडियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। एटॉमिक मास अगर पूछा जाए तो लगभग कितना होता है, 23 होता है। तो इसमें अगर आपको पूछेगा, अगर मान लो कि 11 नहीं दिया हो रहेगा, ऐसे दिया हो रहेगा कि इसका एटॉमिक नंबर बताइए, क्या होगा। दूसरा, प्रोटॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए। तीसरा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, बताइए। और एक ऐसे दिया हो रहेगा Na+, और इसमें बताना आपको होगा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और दूसरा प्रोटॉन की संख्या। क्या क्या बताइएगा, बताइए। इसमें क्या होगा, इसमें एटॉमिक नंबर तो सोडियम का क्या रहेगा, 11 ही रहेगा, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11 होगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 11 होगा। लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 10 होगा। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11। कैसे, कैसे समझे, हाँ, देखिए बताते हैं। इसीलिए हमेशा प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या नहीं बोल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग इलेक्ट्रॉन संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है लेकिन प्रोटॉन की संख्या घटती बढ़ती नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो एलिमेंट हमें दिया गया है वो नॉर्मल है, न्यूट्रल है, या उस पर कुछ आयन है, ठीक है। अगर देखेंगे न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे ही इस पर कोई चार्ज आ गया, ऋणायन हो चाहे धनायन हो, धनायन का मतलब क्या होगा, प्लस चार्ज का मतलब क्या समझे आप लोग, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 10, यानी कि प्लस उसी पे चढ़ता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। अगर ये एक्सेप्ट किया होगा, यहाँ पर अगर माइनस हम लिख देते तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाता, 12 हो जाता, क्योंकि एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाता। तो चूंकि यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन की संख्या किसी भी कीमत पे, चाहे वो आयन हो, धनायन हो, न्यूट्रल हो, नहीं हो, प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होता है, सेम हो रहता है। प्रोटॉन की संख्या घटती बढ़ती नहीं है, ठीक है।
घटती बढ़ती नहीं है। चलिए, इसीलिए हम लोग प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हमेशा एटॉमिक नंबर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो आइसोटोप्स किसको कहते हैं? क्या बताया था अभी तक आइसोटोप्स के बारे में कि मेंडलीव का सबसे बड़ा गलती यह था कि आइसोटोप्स के बारे में कोई ध्यान नहीं रखा गया था। ठीक है, और आइसोटोप्स उसको कहते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, और द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन होता है? 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, देखिए किसी भी एलिमेंट के जो ऊपर होता है सर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। कोई आप वजन जो ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? सर पे। तो सर पे हमेशा क्या होगा? भार होगा। सर पर क्या होगा? भार होगा, यानी कि परमाणु भार होगा ऊपर। ठीक है, ये होगा परमाणु भार। ये क्या हो जाएगा? परमाणु भार। और नीचे क्या हो गया? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ये तीनों हमेशा क्या हो गया? परमाणु संख्या। तो देखिए परमाणु संख्या क्या हो गया? सेम हो गया। प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन परमाणु भार क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, और देखना है आइसोटोप्स के बारे में। तो और बताइए कौन कौन सा ऐसा है? पोलोनियम का तो सबसे ज्यादा होता है समस्थानिक की संख्या। ठीक है, कार्बन की भी होता है C12, C13, C14। ठीक है, तो ये सब आपस में समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के बारे में ये समझ लीजिए कि एकमात्र हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसका नाम क्या है? अलग अलग है। हाइड्रोजन का एकमात्र, हाइड्रोजन जितने भी समस्थानिक हैं उसमें हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उसके नाम क्या हैं? अलग अलग हैं। जैसे 1H1 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। उसी तरह 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। उसी तरह 1H3 को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों में से कौन एक ऐसा है समस्थानिक जो रेडियो एक्टिव है? तो ट्राइटियम है। हाइड्रोजन का कौन ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है? तो प्रोटियम। क्यों? न्यूट्रॉन की संख्या किसको कहते हैं? अगर ऊपर वाला से नीचे घटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या। और ऊपर क्या होता है? भार होता है, और नीचे क्या होता है? संख्या। यानी कि परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या होगा। अब परमाणु भार किसको कहते हैं? हाँ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। परमाणु भार बोलते हैं। और परमाणु संख्या किसको बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। तो ऊपर में से नीचे घटाइए, N+P अब -P, P कट गया, क्या बच गया? न्यूट्रॉन। इसलिए परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटाइएगा तो हमेशा क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। समझ में आया? चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं मोस्ले का आवर्त नियम थोड़ा सा। सर को देखते हैं कि कल क्या बनता है, मतलब रूटीन क्या बनता है, उसके अनुसार कल सब्जेक्ट चलेगा 2 दिन कर करके। हाँ हाँ पढ़ेंगे, इसी में तो पढ़ेंगे। चलिए, क्या कर रहे थे? हाँ, मोस्ले का पीरियोडिक टेबल, मोस्ले का पीटी। इन्होंने अभी तक जो भी पीरियोडिक टेबल सज रहा था ना, उससे एक अलग लाए। उन्होंने एक अलग नियम के आधार पे तत्वों को सजाया जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इन्होंने तत्वों को किसके आधार पे सजाया? एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए। बस इन्होंने बस यही एक चीज किया था, इन्होंने तत्वों को किसके आधार पे सजा दिया था? एटॉमिक नंबर के आधार पे सजा दिया था। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर की खोजकर्ता कौन थे? मोस्ले थे। कौन थे? मोस्ले थे। उसी समय खोज कर दिए थे।
ठीक है, तो इन्होंने मोस्ले मोस्ले कहाँ के वैज्ञानिक थे जी, पता है आप लोग को? जर्मनी का थे ना, ये भी शायद ब्रिटेन के ही थे, ब्रिटेन के ही होंगे। ठीक है, तो इन्होंने मोस्ले को क्या बता रहे थे, हाँ, मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल को नए आधार पे सजाया, जिसको कौन सा बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे सजाया। मतलब जिसका परमाणु संख्या 1 उसका पहला स्थान, जिसका परमाणु संख्या 2, मतलब जैसे गिनती हम लोग गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसके आधार पर सजा दिया था। ठीक है, और मोस्ले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ले को ही हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या की खोज करता, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या का खोज करता। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को किस पे, मतलब उसका डिनोट किससे करते हैं, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से, जेड से किससे करते हैं, जेड से करते हैं। ठीक है, जेड से करते हैं। आप लोग यहाँ हमें ध्यान दीजिएगा, मोस्ले ने मेंडलीव की विसंगतियों को दूर करते हुए एटॉमिक मास के आधार पे किस पे सजाया, एटॉमिक नंबर पे सजाया। इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स एंड पीरियड में बांटा। ठीक है, ग्रुप्स किसको कहते थे, तो जो वर्टिकल लाइन था उसको हम लोग क्या बोले थे, ग्रुप्स बोले थे, और जो पॉडी लाइन था उसको हम लोग क्या बोले थे, पीरियड बोले थे। तो मोस्ले ने कितने पीरियड में, 7 पीरियड में, लेकिन ग्रुप्स कितना था, 18 ग्रुप्स, जहां मेंडलीफ ने 8 ग्रुप्स और पीरियड कितना था, 7 था। ठीक है, जैसे ऐसे था, ठीक है, इस तरह का था। तो इन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स और कितना पीरियड में, 7 पीरियड में बांटा था, पहला। दूसरा क्या कहते हैं कि इन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा था। कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में बांटा था, 4 ब्लॉक में बांटा था, जिसका नाम है SPDF ब्लॉक। ठीक है, इसके नीचे 2 ब्लॉक था, 2 सब। ठीक है, देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा था इसको कौन सा ब्लॉक बोला था, एस ब्लॉक बोला था। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको कौन सा ब्लॉक बोले थे, पी नहीं, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और इसको कौन सा ब्लॉक था, डी ब्लॉक। और ये कौन ब्लॉक था, एफ ब्लॉक। ठीक है, पूरे पीरियड को कितने ब्लॉक में बांटा था, 4 ब्लॉक में बांटा था। ठीक है, 4 ब्लॉक में बांटा था। इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक, इसको एफ ब्लॉक। ऐसा ही ना था। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट रखे थे वो कितना एलिमेंट रखे थे, 13 एलिमेंट रखे थे। ठीक है, पी ब्लॉक में कितना एलिमेंट था, 37 एलिमेंट था। डी ब्लॉक में कितना था, 40 एलिमेंट था। और एफ ब्लॉक में कितना था, 28। इस वाला में 14 और इस वाला में 14, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। टोटल जोड़िए कितना एलिमेंट हो गया, 13, 37, 40, ये कितना हो गया, 48। 7 3 10 18 के 8 बाकी 1, 4 3 7 2 9 1 10 1 11। मतलब पूरे एलिमेंट, कितने एलिमेंट को, 118 एलिमेंट को पीरियड और ब्लॉक में, ग्रुप्स, पीरियड, ग्रुप्स और ब्लॉक में क्या कर दिया, डिवाइड दिया। ठीक है, तो मोस्ले के समय में कितना ग्रुप्स था, 18, पीरियड कितना था, 7, ब्लॉक कितना था, 4 ब्लॉक, SPDF। एस ब्लॉक में कितना एलिमेंट, 13, पी ब्लॉक में कितना, 37, डी ब्लॉक में 40, एफ ब्लॉक में 28। ठीक है, अब ग्रुप्स देखते हैं। ग्रुप्स अगर देखिएगा तो एस ब्लॉक में कितना ग्रुप्स है, 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, उसी तरह पी ब्लॉक में कितना ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ग्रुप। इसमें था 2 ग्रुप।
हो गया ना। बाकी बचा कितना से लेके 3 से लेके 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये किस में था, ये डी ब्लॉक में हो गया। समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा कि नहीं सभी को? ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कौन ऐसा ब्लॉक है जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, किसमें कितना एलिमेंट है, 40 एलिमेंट है। ठीक है, कितना एलिमेंट है, 40 एलिमेंट है। फिर पूछेगा कि कौन ऐसा ब्लॉक है या कौन ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटोलाइट भी है। कौन सा ब्लॉक है, तो ये है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेटल भी पाया जाता है, मेटेलॉइड भी पाया जाता है और नॉन मेटल भी पाया जाता है, एकमात्र ऐसा ब्लॉक है। ठीक है। डी ब्लॉक में सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, मेटल पाए जाते हैं, सारे के सारे क्या है, मेटल पाए जाते हैं। इस एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट है, तो एक जो है नॉन मेटल है और बाकी सारा का सारा क्या है, मेटल है। तो कौन ऐसा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, मेटल। अच्छा एक बताइए, एक ही कॉन्सेप्ट है कि मेटल और नॉन मेटल किसको कहते हैं? हाँ, एक ही चीज याद रखिएगा ना, उतना चीज मत याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम लोग मेटल बोलते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। क्या बताया हमने, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे उसी को हम लोग बोलते हैं मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ग्रहण करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। और जो डोनेट करता है उस पे कैसा चार्ज आता है, उस पे धनायन चार्ज आता है, केटायन जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब प्लस चार्ज हो जाएगा। और नॉन मेटल पे कैसा चार्ज हो जाएगा, ऋणात्मक चार्ज हो जाएगा। समझ में इतना आ गया ना? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर जो रूटीन बना है उसी पे हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। वो रूटीन देखते हैं क्या बनेगा, आप लोग को तो सेंड कर ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।